नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आज आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित विशेष बालकों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको आज दोस्तों पढ़ाएंगे विशेष बालक क्या होते हैं और विशेष बालक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें कि विशेष बालक हम लोग विशिष्ट बालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट बालक भी कहते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक विशिष्ट बालक। सामान्य बालकों को छोड़ दिया जाए। सामान्य बालक, अब बालकों में देखिए यहाँ जो बालक लिखा है हमारे अनुसार ये सही नहीं है। अगर सामान्य छात्र अथवा छात्रों को छोड़ दिया जाए, छात्र अथवा छात्राओं को छोड़ दिया जाए तो जो भी बचेंगे वो सब क्या होंगे दोस्तों? वो होंगे विशिष्ट छात्र अथवा छात्रा होंगे। बालक कहना यहाँ पे उचित नहीं हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल बालक ही क्या हो विशिष्ट हो, बालिकाएं भी विशिष्ट होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक अथवा बालिकाएं, या इसे कहते हैं विशिष्ट छात्र अथवा छात्राएं। ठीक है, जो सामान्य को छोड़ देंगे तो सभी क्या होंगे? विशिष्ट होंगे। अब आप सब जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लिप्त कितनी होगी? 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली मतलब जो ज़्यादा विशेष बालक होगा या बालिका होगी उसका बुद्धिलब्ध, जिसके हम लोग IQ कहते हैं, वो कितना होगा? 140 से अधिक होगा। जबकि मंद बुद्धि बालक में बुद्धिलब्ध क्या होती है? 90 से कम होती है। अर्थात अगर किसी भी बालक की बुद्धिलब्ध 90 से कम है तो वो मंद बुद्धि बालक कहलाया जाएगा, और यदि किसी बालक की बुद्धिलब्ध 140 से अधिक है तो क्या कहलाएगा? वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में, अर्थात 90 से लेकर 140 के बीच में जो बालक आते हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है दोस्तों सामान्य जो छात्र अथवा सामान्य छात्रा, सामान्य बालक अथवा बालिका। वेलेंटाइन महोदय ने क्या कहा है इससे संबंधित? कि वेलेंटाइन ने बताया, वे बालक जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। परंपरागत लीक से हटकर जब कोई बालक या व्यक्ति कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? सृजनशील बालक या प्राणी कहा जाता है। अर्थात जो हमारी लगातार परंपरा है, परंपरा को अगर परंपरा से हटकर कोई नया कार्य करेंगे तो क्या कहलाएंगे? सृजनशील बालक अथवा प्राणी कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखता है, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाएगा। ये शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को दोस्तों हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे दिव्यांग भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। और अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो के अंत में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि डिस्मॉर्फिया किससे संबंधित है। यहाँ हम लोग आज बात करेंगे जो भी जितने भी आपके डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्प्लेजिया, बुलीमिया, इन सब से संबंधित हम लोग बात करेंगे। और आप जानते हैं इनसे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसी के साथ साथ बालकों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होती है? परीक्षा प्रणाली होती है। अर्थात हम परीक्षा प्रणाली के थ्रू ये जान सकते हैं कि कौन सा बालक का बुद्धि विकास अच्छा है, किसका कम है, किसका संज्ञानात्मक ज्ञान अच्छा है, किसका कम है। जिसका कम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? विशेष बालक कहेंगे। जिसका अधिक होगा वो प्रतिभाशाली युक्त बालक कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, ये सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये सिकंदराबाद में है। जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? देखिए, हियरिंग हैंडीकैप्ड की बात करेंगे, जिसको कहाँ से सुनाई देता है, वो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, ये कोलकाता में स्थित है। आर्थोपेडिक मतलब हो गया जिसको हड्डियों से संबंधित दिक्कत होती है, उसे क्या कहेंगे? आर्थोपेडिक कहेंगे। और ये कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड, विजुअली मतलब जिसको दिखाई कम दे रहा है और आंख से संबंधित जो हैंडीकैप्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? वो है देहरादून में है नेशनल इंस्टीट्यूट। और पिछड़ापन मापने की सबसे अच्छी इकाई क्या होती है? शैक्षिक लब्धि। अर्थात कोई छात्र कितना पिछड़ा है इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? उसे शैक्षिक उपलब्धि को देखते हैं और उसका एग्जाम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है वो कितना पिछड़ा है कितना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किए जाने की पहल की है। अर्थात इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव मोदी जी ने दिया था कि हम विकलांग को विकलांग न कहकर उन्हें दिव्य अंग वाले कहें या दिव्यांग कहें। राज्यों में स्थापित समाज कल्याण परिषद दिव्यांगों की शिक्षा हेतु कार्यक्रम बनाती है। अर्थात दिव्यांगों शिक्षित कार्यक्रम कौन बनाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर समाज कल्याण परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिव्यांगों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं व्यवसाय के हेतु आर्थिक विषयों में राज्य परामर्श समिति सरकार को परामर्श देती है। दिव्यांग बालकों की पहचान उनके व्यवहार, चलने फिरने, उठने बैठने तथा उनकी शारीरिक प्रवृत्ति से की जाती है। अर्थात जो व्यक्ति दिव्यांग होगा, अगर चलने फिरने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, सुनने में, बोलने में, करने में दिक्कत है, तो उसकी पहचान शारीरिक प्रकृति से की जा सकती है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की श्रेणी में, अर्थात ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से क्या है, अक्षम है, सक्षम नहीं है, उनकी श्रेणी में दिव्यांगता निम्नलिखित रूप से दृष्टिगोचर होती है। अर्थात जिनका शरीर साथ नहीं देता, वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है वो श्रवण बाधित हो, अर्थात वो सुनाई नहीं दे हो सकता है वो क्या हो? दृष्टि बाधित हो, वाक दोष उनमें हो, वाक दोष मतलब या बोलने में दिक्कत हो, हकलाते हो या बोल ही ना पाते हो, तथा अस्थिबाधित अर्थात हड्डियों से कोई जो दिक्कत होती है उसे अस्थिबाधित कहेंगे। तो इतने प्रकार की हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? दिव्यांगता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। आइए दोस्तों, दिव्यांग बालकों से संबंधित कुछ और बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उनके, और दिव्यांग बालकों से संबंधित कुछ और भी जानकारी हमारे पास है। जिसमें देखिए कि ऐसे बालक को हम लोग बाल अपराधी बालक कहते हैं, जिसका जिसका व्यवहार अच्छा न हो और असामाजिक। पहले बात क्या है? व्यवहार क्या होना चाहिए? असामाजिक हो, असंतुलित हो एवं समाज के नियमों का उल्लंघन कर उसे हानि पहुंचाता हो। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? ये शांति भंग करने का काम करता हो, तो ऐसा बालक क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। ऐसे क्या होगा? बाल अपराध कहलाता है। शैक्षिक समावेशन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं की विवेचना कर समाधान कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि शैक्षिक समावेशन द्वारा सामान्य विद्यालय में शैक्षिक समावेशन द्वारा दोस्तों सामान्य विद्यालय में अध्यापक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की पहचान कर उनकी उचित देखरेख का निर्देश दे सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों कि शारीरिक रूप से विकलांग के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिन्हें अपंग बालक भी कहा जाता है। संपूर्ण या अर्ध अंधे बालक भी होते हैं विकलांग के रूप में। पूर्ण या अपूर्ण बहरे बालक, वाणी दोष वाले बालक तथा निर्बल बालक आते हैं। ये सब किसमें आते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बालक के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मानसिक रूप से विकलांग के अंतर्गत, अर्थात ऐसे बालक जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनके अंदर कौन कौन से बालक आएंगे? मूर्ख बालक होंगे, निम्न बुद्धि बालक होंगे तथा मंद बुद्धि बालक होंगे। कौन कौन से होंगे? तो निम्न बुद्धि, मंद बुद्धि और मूर्ख बालक होंगे जो मानसिक रूप से क्या होते हैं? विकलांग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों की संवेगात्मक या सामाजिक रूप से विकलांगता के अंतर्गत बाल अपराधी, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, बाल अपराधी तथा कदाचारी बालक आते हैं। ऐसे बालक जो संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होते हैं? विकलांग होते हैं, वो बाल अपराधी हो जाते हैं या फिर कदाचारी बालक होते हैं। दिव्यांग बालकों का मानसिक स्तर भी सामान्य बालकों जैसा होता है। अर्थात आप शरीर से भले दिव्यांग है लेकिन आपका मस्तिष्क क्या होगा? स्वस्थ होता है और सामान्य बालक के जैसा होता है। अतः इन्हें सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने तथा मानसिक विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। और इसी के लिए दोस्तों समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे कि दिव्यांग बालक भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिव्यांग बालकों को व्यवसायों का प्रशिक्षण, जितने भी दिव्यांग बालक होते हैं उनको किसका प्रशिक्षण? दोस्तों व्यवसाय का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे दूसरों पर बोझ न लगे। अर्थात वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकें और किसी के ऊपर बोझ न प्रतीत हो। विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति विकलांग है चलने में और कुछ सामान उठाने में, तो उसके हाथ और पैर के कुछ ऐसे कृत्रिम अंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिसका लगाकर वो दिव्यांगता की हीन भावना से उबर सके। अपंग बालकों को के मन में हीन भावना को दूर करने तथा सामान्य बालकों की इस बात के लिए जागरूक करना कि वे भी हमारे समाज का हिस्सा है, शिक्षा का केंद्रीय विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ये शिक्षा केंद्रीय विषय होना चाहिए कि जो बालक समान है वो असमान बालक को समझाए कि आप भी हमारे समाज का क्या है? एक हिस्सा है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल्कुल अंधे बालकों के लिए ऐसे विद्यालय में भेज देना चाहिए जहां उनके लिए विशेष प्रबंध होते हैं। पूर्ण या अपूर्ण अंधे बालक को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किसी हस्तकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए परिवार के वातावरण, स्कूल का वातावरण तथा सामाजिक वातावरण में सुधार करना आवश्यक है। आप चाहते हैं कि आपका जो बालक विकलांग है उसकी शिक्षा अच्छी हो, तो उसकी शिक्षा अच्छी तभी हो जाएगी जब आपके परिवार का वातावरण क्या होगा, अच्छा होगा, आपके स्कूल का वातावरण अच्छा होगा तथा सामाजिक वातावरण भी आपके लिए क्या हो, अच्छा हो, तब जाके आपके क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों, परिवार का वातावरण संवेगात्मक सामाजिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा यहाँ पे हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो अधिगम संबंधी दोष युक्त बालक होते हैं और यह दोष युक्त जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और आपका यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाता है डिसग्राफिया। क्या है दोस्तों? डिसग्राफिया। ग्राफ देखिए, डिस मतलब होता है अनेबल, हम आपको यहाँ पे डिस मतलब क्या होता है, अनेबल, और ग्राफ मतलब होता है बनाना, चित्र बनाना अर्थात ऐसे व्यक्ति जो चित्र नहीं बना पा रहे होते हैं, अर्थात चित्र बना मतलब या जो लिख नहीं पा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। इनका जो विकार होता है वो लेखन संबंधी दोष होने के कारण होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों? डिसलेक्सिया में पठन तथा वाचन संबंधी दोष होता है, अर्थात इसमें जो बालक डिसलेक्सिया शिकार होगा वह ठीक से पढ़ नहीं पाएगा और साथ ही साथ उसे बोलने में बड़ी दिक्कत होगी, बोलने में अर्थात वचन करने में क्या होगी, दिक्कत होती है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक गति संबंधी विकार, अर्थात सब कुछ सही है पर शारीरिक गति क्या है, वो गति सही नहीं है, कभी तेज कभी धीमी हो जा रही शरीर की, तो क्या कहलाएगी दोस्तों, कहलाता है डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब होता है कि कैलकुलेशन में अनेबल होना, तो यह गणितीय संक्रियाओं से संबंधित दोष है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले आगे देखते हैं दोस्तों डिस्फ्रेजा। डिस्फ्रेजा क्या होता है? इसमें भाषा व संप्रेषण संबंधी दोष होता है, अर्थात भाषा पकड़ नहीं होती और बोलने में क्या होती है, दोष होता है, बोलने में दिक्कत होती है, तो हो जाएगा डिस्फ्रेजा। डिस्मोर्फिया। आपके क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ है डिस्मोर्फिया का संबंध शरीर के अंगों का छोटा और अविकसित होने का जो भ्रम होता है उसे हम लोग डिस्मोर्फिया कहते हैं। जबकि डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की आवश्यकता होती है, अवस्था होती, गंभीर तनाव क्या होती है, अवस्था होती डिस्टीमिया। और प्रमस्तिष्क घात ये संवेदनशीलता का लोप होता है, अर्थात किसी व्यक्ति में तभी प्रमस्तिष्क घात होगा जिसमें संवेदनशीलता का लोप हो। नेक्स्ट है बुलीमिया। बुलीमिया वाला भोजन ग्रहण करने का अधिकार, बुलीमिया वाला भोजन ग्रहण करने का अधिकार। नेक्स्ट है कि आत्म विभोर, अपने आसपास के पर्यावरण में अनजान, अपने आसपास के पर्यावरण से अनजान हो गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्म विभोर कहते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी मैंने आपको ये पढ़ने के लिए बताया है ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसके द्वारा डाले गए समस्त वीडियो और समस्त इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन और आंसर की।